मधुबनी पेंटिंग। भारतवर्ष हमेशा से कला और संस्कृति के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अग्रणी रहा है। फिर चाहे वो संगीत हो या फिर चित्रकला, यहाँ के कलाकारों का कोई सानी नहीं है। और अगर बात चित्रकला की हो तो आज जो कला पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुकी है उसका नाम है मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी पेंटिंग। मिथिला या फिर मधुबनी चित्रकला शैली न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है। ये चित्रकला पद्धति बिहार और नेपाल के इलाके में खास तौर पर बनाई जाती है, या यूं कहें कि मिथिलांचल को पूरी दुनिया में जिसने पहचान दिलाई है वो ये मिथिला पेंटिंग ही है। ये चित्रकला शैली बिहार में मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा सहित सीमांचल के क्षेत्र में बनाई जाती है और वहीं नेपाल में विराटनगर और जनकपुर का इलाका इसका गढ़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र और माता सीता के विवाह के समय राजा जनक ने मिथिला की संस्कृति से अयोध्या वासियों का परिचय कराने के लिए पूरे जनकपुर की दीवारों को मिथिला चित्रकला से सुशोभित कराया, जिसमें वहां की महिलाओं का विशेष योगदान रहा। आरंभ में यह चित्रकला रंगोली और कच्चे मकानों पर भित्ति चित्र के रूप में प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये चित्रकला कपड़ों और कागजों पर भी उकेरी जाने लगी और इसी कारण इस चित्रकला शैली की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो पाई। आज दुनिया के सभी कला संस्कृति और क्राफ्ट्स मेले में मिथिला पेंटिंग की धूम मची हुई है। फिर चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका, हर जगह इस चित्रकला शैली ने सुर्खियां बटोरी है। लेकिन क्या मिथिला चित्रकला शैली हमेशा से इतनी प्रचलित थी? क्या राजा जनक के समय से ही इसे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी? जवाब है नहीं। मिथिलांचल की हजारों साल पुरानी ये लोक कला सन 1950 तक एक समुदाय तक ही सीमित थी। शायद ये लोक कला यूं ही दुनिया से छिपी रहती अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस कला के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई होती। मिथिला पेंटिंग का उदय, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 1934 के भूकंप के बाद ये दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि 1934 में जब भूकंप आया था तो यहाँ के जो डीएम थे आर्चर महोदय, वो आए थे गांव-गांव में मिथिला पेंटिंग का भूकंप का आकलन करने के लिए। उस समय उन्होंने देखा कि कई घरों में की दीवारें जो गिरी हुई थी मिट्टी की, उन पर बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि किसने बनाया हुआ है, तो बताया गया कि ये घर की महिलाओं ने बनाया है। आर्चर महोदय ने जो फोटोग्राफ्स लिए थे पेंटिंग्स के, तो चूंकि वो घर के अंदर की दीवारों पर था तो बहुत क्लियर विजन उसका नहीं आया था। लेकिन अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में 28 कॉपियाँ उसकी सेव है। और उसके बाद दुनिया ने जाना कि ये गांव की महिलाएं इतना अच्छा, इतना बारीक काम करती हैं। विलियम आर्चर ने 1949 में मार्ग नाम से पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा जिसमें मिथिला पेंटिंग की तुलना मीरो और पिकासो के पेंटिंग से कर दी। और इस घटना के बाद मिथिला पेंटिंग को पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान मिली और ख्याति की तो मानो पूछो ही मत। मिथिला पेंटिंग बनाने की कला काफी दिलचस्प है। इस पेंटिंग को बांस के कलम और माचिस की तीलियों का सहारा लेकर बनाया जाता है।
शुरुआत में इस चित्रकला शैली को केवल मैथिल की ब्राह्मण महिलाएं ही उपयोग में लाती थीं, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, पूरी दुनिया में इसकी मांग होने लगी और फिर ब्राह्मण समाज के पुरुष भी इस क्षेत्र में आगे आए और कालांतर में दूसरी जातियों के और समाज के महिला और पुरुष ने भी इस कला को अपना लिया। आज मधुबनी और आसपास के कई गांव में इस कला के जरिए लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। मधुबनी वाले इसे ज़्यादा करते थे, कचनी ज़्यादा थी, उधर के लोग ही ज़्यादा करते थे, तो इसे मधुबनी पेंटिंग का नाम दिया गया था, क्योंकि उस एरिया के लोग, इसी मधुबनी इलाके के लोग ही इसे ज़्यादातर करते थे, तब बाहर के लोग नहीं किया करते थे। मिथिला पेंटिंग, इसलिए मिथिला पेंटिंग मधुबनी से ज़्यादा भास्ट में आ जाती है। मिथिला के अंदर संपूर्ण मिथिला की जो फोक आर्ट से रिलेटेड ट्रेडिशनल आर्ट है, रीति रिवाज है, रस्में हैं, उसकी तरह जितने भित्ति चित्र भी आते हैं, अर्पण वगैरह भी, वो सारे इसको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इसमें आते हैं। जबकि अगर टोटली सिर्फ मधुबनी पेंटिंग को जहाँ बहुत जगह सिखाया जाता है, उसमें स्पेशली अर्पण को नहीं, अलग से नहीं सिखाया जाता है। लेकिन अगर मिथिला पेंटिंग के तहत हम मिथिलांचल में खासकर अगर उसकी ट्रेनिंग होती है, मधुबनी एरिया या मिथिलांचल में खासकर उसकी अगर ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम लोगों के लिए अर्पण मोस्ट रहता है, क्योंकि अर्पण एक ऐसी कला है जो हम लोगों में रीति रिवाजों में, पूजा के विधि विधानों में अवश्य ही करना होता है, सभी के लिए ज़रूरी होती है। तो इसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसकी कला बहुत ज़रूरी होती है सीखने के लिए, कि हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शादी ब्याह में भी ज़रूरत पड़ती है, मुंडन, जनेऊ, छठियार, मतलब बच्चे के जन्म से लेके इवन कहिए मृत्यु तक इस अर्पण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कला उसमें भासली आती है। तो उसके अंदर मिथिला चित्रकला के अंदर पूरी संपूर्ण मिथिला की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो सारी आ जाती हैं। तो थोड़ा सा बस यही है, वैसे है एक ही चीज़। चूंकि इस कला का मुख्य क्षेत्र मधुबनी और आसपास का इलाका है, इसलिए धीरे धीरे इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाने लगा। हालांकि मूल रूप में इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से ही जाना जाता है। कालांतर में इस पेंटिंग के करने का तरीका भी बदलता रहा है। इस चित्रकला शैली में मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं को परिलक्षित किया जाता है। पहले ये केवल भित्ति चित्र के रूप में प्रचलित थी, लेकिन अब इसे कपड़ों और कागजों पर भी किया जाने लगा है। इस पेंटिंग में गहरे चटक रंगों का उपयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग का जहाँ तक इतिहास जो माना गया है, सबसे पहले इसे नेचुरल कलर से बनाया जाता था, जैसा कि फूल की पत्तियों से, गुलाब की टहनियों से और पीपल के झाग से इस कलर को हम लोग निकालते थे नेचुरल तरीके से और उस पेंटिंग को सजाया करते थे। आज टेक्नोलॉजी के मामले में जहाँ तक कि सभी लोग आगे हैं और आज नेचुरल कलर से भी कुछ पेंटिंग बनते हैं, लेकिन अभी हमारे मार्केट में जो कलर अवेलेबल है इससे हमारा पेंटिंग में और निखार आ रही है, जिसके कारण आज मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग से कन्वर्ट होकर हम लोग इसे मधुबनी पेंटिंग का नाम दिए हैं। ये काफ़ी मॉडर्न बना है। मधुबनी पेंटिंग भरनी, कछनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर के रूप में परंपरागत तौर पर बनाई जाती है। इस चित्रकला शैली को व्यापार के तौर पर अपनाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इस चित्रकला शैली को जिन्होंने विश्व पटल पर लाने में अपनी महती भूमिका निभाई और जिन्हें हर स्तर पर व्यापक पहचान मिली है, वो हैं सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी और बउआ देवी। इन सभी महिलाओं को मैथिली के इस प्रकांड चित्रकला शैली के उत्थान में अहम योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज भी इस चित्रकला शैली से जुड़े लोग यहाँ की मिट्टी की खुशबू से पूरी दुनिया को सुगंधित करने का काम कर रहे हैं। अपने दौर की पारंगत चित्रकार विमला देवी बताती हैं कि कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी शुरुआत की और यहाँ से लेकर जापान तक अपनी शैली से लोगों के बीच इस कला को पहुँचाने का काम किया और आज भी ये कारवां बदस्तूर जारी है। हमर नाम भेले विमला दत्त। हमर जन्म स्थान छै काको। हम उचित नारायण दास के बेटी छियनि। सुसर देवी हमर माता छथि। एहिठाम हमर चचेरी सासू छथिन गोदावरी दत्त। ओ किने से बनबै छलखिन हेँ।
एक दिन हमरा अपना मन में भेल कि ई कसीदा तसीदा कथी ला करै छी, ई सिंधी तिंधी कथी ला बनबै छी, हमहूँ जे पेंटिंगे बनबितहुँ तो हमरो पैसा होता कि नहीं, ये हमरा धारणा एकटा आबि गेल। तो हम की केलिए से अथिए सब पहिलका लोग तो कलम दुआत लऽ कऽ लिखै छलैया, वही से किने से हम लिखऽ लगलिए। तो हम किने से कृष्ण जी एकटा लिख कऽ से हम हुनका जे चाची माँ छलखिन हेँ हुनका हम देखबऽ देलियनि, कहलखिन हाँ अहाँके हैत। तो वो 70 ईस्वी में उनका देखा दिलियन, तहिया से हम पेंटिंग बनवा लगलूँ। वहीं स्वर्गीय पद्मश्री सीता देवी के पौत्र और जितवारपुर निवासी मिथिलेश झा बताते हैं, उन्होंने इस पेंटिंग को अपने मायके में सीखी, जहां उनका घर फादर का घर था, बसहा सहरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहां सीखने के बाद यहां आई। तो उस समय में आर्ट में ये आफ्टर 62 से पहले की बात है, उस समय में मधुबनी आर्ट में यहाँ मिथिलांचल में लोग सिक्की का वर्क करते थे और टोकरी सूत घर घर महिला काटती थी और वो खादी ग्राम उद्योग में देती थी और बेचती थी। ये आर्ट सिर्फ इसका कोई अंत नहीं है, इसका है क्या तो आपको रामायण में भी जिक्र किया गया है कि शादी विवाह में, मुंडन में, यज्ञोपवीत में दीवारों पे पेंटिंग ये बनता है, अभी भी बन रहा है। वो उसी के तहत में 62 ईस्वी में डॉट एरिया घोषित हुआ, जो कि मिथिलांचल बहुत ज़्यादा हुआ। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की चेयरमैन थी पुपुल जेकर और एक डिजाइनर थे भास्कर कुलकर्णी। उनको कुछ रिलीफ का पैसा भास्कर कुलकर्णी को दिया गया कि आप जाओ जिस मिथिलांचल में जो क्षेत्र डॉट एरिया ज़्यादा घोषित है वहाँ ये पैसा बांट दो। उन्होंने आया पटना, उस समय में हैंडीक्राफ्ट ऑफिस था, उपेंद्र महारथी जो है वहीं ऑफिस था उस समय में। वहाँ आने के बाद में कहा कि मिथिलांचल कौन सा क्षेत्र पाता है, तो समस्तीपुर ये सब लगा करके मिथिलांचल है। तो फिर वो पैसा लेके आ गया दरभंगा। प्रॉपर टाउन में देखा तो कोई यहाँ डॉट एरिया नहीं है, कोई भूखे नहीं मर रहा है। फिर आया वो मधुबनी आने के बाद प्रॉपर मधुबनी टाउन में भी नहीं था कोई, उस समय में वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा था। तो वो मधुबनी के अगल बगल में बहुत सारा गांव है, लेकिन एक सरस्वती का वरदान समझिए, वो मेरे गांव के तरफ, जितवारपुर के गांव के तरफ एक साइकिल पे चढ़ के निकला। वो पैसा, वो रिलीफ का पैसा था, ग्रुप बना करके बांटना था उनको। जब वो आने लगा तो एक रोड के बगल में एक के यहाँ यज्ञोपवीत हो रहा था, उसी में हमारी दादी जो है उसके यहाँ एक दरवाजे पे एक बड़ा सा पेंटिंग बना रही थी दीवार पे। उस समय में पेंटिंग सैंपल बनता था, वो गेरू एक मिट्टी आता है, उसी मिट्टी से ड्राइंग किया जाता था, उसका कलर कम्बिनेशन किया जाता था। दादी बना रही थी, उन्होंने चला गया उस पेंटिंग को देखने के लिए। फिर मेरे पिताजी को सब कुछ वो बोले, कहे कि आप वो जो महिला बना रही है पेंटिंग उसके दरवाजे पे हमको ले चलिए और उस महिला को साथ में ले चलिए। ये तो रिलीफ का पैसा है, इसको हमको मुफ्त में बांटना है। मैं चाह रहा हूँ कि इस गांव में जो जानता है दीवार पे बनाना, वही चीज़ उतार के पेंटिंग पे डाल देना है। जो फिगर जानता है, जैसा जानता है, हम इसको बनाते हैं, जाते हैं दिल्ली में, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में और इसका एग्जीबिशन लगाते हैं। इस आर्ट का क्या होगा सो देखते हैं। वही हुआ। उस समय में दादी को A ग्रेड में रखा और आर्टिस्ट सबको, किसी को B में, C में। धीरे धीरे एज ए रोज़गार के तौर पे यहाँ की तो महिला वैसे बैठी रहती थी, सभी ने जो जानती थी वो सब काम करना शुरू कर दिया। फिर रिलीफ का कुछ पैसा ये सब आने लगा इसमें। वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ तो इसमें अवार्ड के लिए किया गया सिलेक्शन। अवार्ड में फिर दादी को, जगदम्बा देवी को मिला, फिर दादी को मिला, सब कुछ हुआ। 76 में दादी को 7 कंट्री घूमने का मौका मिला। उसमें अमेरिका में 200 वर्ष अमेरिका की आज़ादी का मना रहा था, उसमें 13 आर्टिस्ट को भारत सरकार से मांगा गया, तो जो बिहार से दादी थी। समय के साथ
हर कला में विविधता आती रहती है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए हो तो इससे हमें कोई गुरेज नहीं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मिथिला या फिर मधुबनी चित्रकला पद्धति और भी निखरेगी, क्योंकि इस कला को अब सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। और हो भी क्यों ना, इस शैली ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर गौरव प्रदान करने का काम जो किया है, इसी उम्मीद के साथ मैं बिहार हूं आपसे वादा करता है कि आने वाले दिनों में बिहार और इससे संबंधित और भी कई खूबसूरत और हैरत अंगेज जानकारियों को आपसे साझा करते रहेंगे। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए और बने रहिए मैं बिहार हूं के साथ। मैं बिहार हूं।